न्यायाधीश। और फोर्थ जो है, अंतिम जो चतुर्थांश है, 4 भाग हो गए उस अपराध के, पाप के या सजा जो भी होगी। फोर्थ चतुर्थांश किसको मिलेगा? राजा को भोगना पड़ेगा। यानी क्रमशः ये व्यक्ति भी किसी भी अपराध के क्या माने जाएंगे? दोषी माने जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति हैं जिनका न्याय व्यवस्था से सीधा सामना पड़ता है, यानी अगर ये अपराधी बच गया तो अपराध का दंड तो है ही है, और इस अनुचित जो फेवर हुआ उसका, उसके बदले में भी एक हिस्सा उसके दंड के अपराध में क्या हो जाए, दंड का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस साक्षी को भी दंड मिलेगा जिसने गलत गवाही दी है। फिर उसके बाद वो न्यायाधीश जिसने डिसीजन देने में गलती या कमी की है, उसे भी क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। और अंत में राजा को तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके द्वारा राज्य कार्य में या उसके धर्म के पालन में क्या रखी गई है? कमी रखी गई। आगे चले। 2 बातों का ध्यान रखना होता है, या इन चीज़ों से 2 चीज़ें निकल के आती हैं। यानी राजा का काम मैंने बताया किस रूप में रहेगा? सुपरवाइजर के रूप में। और सुपरवाइजर के रूप में रहते हुए राजा क्या करेगा? एक तो राजा के नाम से कार्य हो रहा है न्यायिक व्यवस्था का, तो उस राजा का दायित्व होगा कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था का निर्वहन करे, पहली बात। दूसरी बात, मतलब इसी के अंतर्गत तो निर्वहन करे तो उसका दायित्व है कि वह योग्य और न्याय कार्य में निपुण व्यक्तियों की क्या करे? नियुक्ति करे। ठीक है। दूसरी जानकारी जो निकल के आती है कि मात्र नियुक्ति ही नहीं करे, उनके न्यायिक कार्यों का समय समय पर परीक्षण भी किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वे लोग अपने दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन कर सकें। यानी राजा जो है, देखें और देखें आगे, मतलब नियुक्ति किससे जुड़ी हुई है? संगठन से। तो न्यायिक व्यवस्था 2 तथ्यों पर आधारित है, 2 तथ्यों पर निर्भर है। देखो, अच्छी न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी, कोई भी राजा कर देगा, करने के बाद भूल गया तो वो भी काम उचित नहीं है। ठीक है। तो पहला तथ्य तो ये आता है कि राज्य का समस्त कार्य अभी किसके नाम पर होता है? राष्ट्रपति के नाम पर। राज्य का समस्त कार्य राजा या शासक के नाम पर होता है। अतः शासक को अपने अधीनस्थों के माध्यम से यह कार्य करना चाहिए। तो उनकी नियुक्ति भी कैसी होनी चाहिए? सावधानी पूर्वक। पहला किसका दायित्व है? राजा का। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है इसी में कि इसके बाद उनके कार्य का भी
उनके कार्य का भी समय समय पर परीक्षण करना चाहिए। परीक्षण करते रहना चाहिए, अन्यथा न्याय व्यवस्था के पंगु होने की संभावना बढ़ जाती है, निष्क्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना चाह रहा हूं कि राजा इस न्यायपालिका के संगठन का मुख्य आधार या मुख्य स्तंभ किसको माना जाएगा? शासक को। पहले तो वो कुशलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन अधिकारियों की नियुक्ति करे और फिर नियुक्ति करने के बाद उनके कार्यों का भी समय समय पर क्या करता रहे? परीक्षण करता रहे। यानी जो राजा है वह सामान्य सदस्य की भांति काम करता है, निरीक्षण करता है, कमी आने पर उस कमी को दुरुस्त करने का भी प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राजा के द्वारा। यानी सर्वाधिक न्यायपालिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ शासक है। ठीक है, आगे चले। अब इसी के अंतर्गत क्या है कि इन्होंने संख्या, पहले देखें न्यायाधीशों की संख्या। संगठन पे आ गए। राजा के बारे में हमने इतनी बात कर ली। अब राजा के बारे में हमने कहा कि मध्यस्थों के माध्यम से शासन करेगा। तो न्यायाधीशों की संख्या ठीक है, संख्या कुछ भी नहीं है, 1+3 यानी राजा द्वारा मुख्य न्यायाधीश, व 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है। ध्यान रखें आप। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी अपने यहाँ 33 है शायद, मुझे जानकारी नहीं है, आप बताएंगे। 33+1 है, ठीक है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जा सकती है किसके द्वारा? शासक के द्वारा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। मुख्य संख्या कितनी है? 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। अब हमारे यहाँ मैंने आपको बताया सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है। सिविल और क्रिमिनल 2 तरह के अपराध होते हैं और उन दोनों के लिए अलग अलग कोर्टों का निर्धारण है। उसके अलावा रेवेन्यू कोर्ट है जहाँ पर रेवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित मामले भी सुने जाते हैं। तो इस तरह के हमने
मामलों के आधार पर दो तरह की कोर्टों का निर्धारण किया, एक सिविल और एक क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। लेकिन मनु ने दांडिक और सिविल जो अपराध हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया। एक बार, मनु ने कौटिल्य की तरह न्यायालयों का वर्गीकरण नहीं किया है। ठीक है, यानी कंटक शोधन जो कार्य धर्मस्थीय है और कंटक शोधन दो न्यायालय बताए हैं कौटिल्य ने, लेकिन मनु ने इस प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया है, दीवानी और फौजदारी जिनको कहते हैं। ठीक है, अभी तो दीवानी फौजदारी बोलते हैं, और वहाँ पर कौटिल्य ने कितने किए थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, ये दो प्रकार के न्यायालय बताए थे, तो वो काम इसने यहाँ पर नहीं किया। यानी दीवानी व फौजदारी सिविल और क्रिमिनल में विभाजन नहीं किया है। यानी दो प्रकार के जो कोर्ट हैं वर्तमान में भी कार्यरत हैं, ऐसे दो कोर्टों का डिवाइडेशन नहीं किया है। किसने? मनु ने। मनु ने देखो आप, अपराधों की श्रेणी, अपराधों की 18 श्रेणी, 18 श्रेणी बताइए। कितने प्रकार की श्रेणी बताइए? 18। इनके आधार पर ही उनकी दीवानी व फौजदारी प्रकृति का निर्णय किया जाता है। मतलब अपराध बताएगा, जैसे हमारे यहाँ भी तो है कि उत्तराधिकार के नियम किस में आते हैं? सिविल में आते हैं। विवाह के किस में आते हैं? सिविल संबंधित। लेकिन अगर दहेज हत्या हो जाती है तो वही किस में चला जाता है? क्रिमिनल केस बनता है उसका। इनके आधार पर उनकी दीवानी और फौजदारी प्रकृति का निर्धारण तय होता है। निर्धारित की जाती है। ठीक है, निर्धारित की जाती है। तब हम बात करेंगे कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं, 18 श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो। ठीक है, अब जैसे हम बात करें ऋण की, ऋण के अलावा मैं लिख देता हूं आपके पास, ऋण, धरोहर, बिना स्वामित्व, क्रय विक्रय लिखते हैं पर 18 श्रेणियां। ये याद रखें आप, इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके उत्तर को रिच करने के काम आएगी। ये अपराध नहीं है, उनका एक क्लासिफिकेशन किया गया। ऋण संबंधी जितने भी विवाद होंगे, धरोहर एडवांस जिसको कहते हैं, बिना स्वामित्व की वस्तु को क्या करना? खरीदना। बिना स्वामित्व की वस्तु को क्या करना? खरीदना, बेचना। खरीदना और बेचना। इसके बाद आता है कर्मचारियों, कार्मिकों का वेतन
और मजदूरी, संविदा भंग, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित संधियां या संविधाएं, ठीक है। यानी संविधा क्या होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में बात करेंगे। दान से संबंधित विवाद, दान से संबंधित विवाद आपने देखे होंगे, वापिस लेना, अयोग्यता के आधार पर, या दी गई वस्तु की कैपेसिटी ज़्यादा होना, या गुस्से में दे दी, या क्रोध या भूल से दे दी, भूल, या आप समझ गए होंगे कि कई बार क्या होता है, दान दे देते हैं, शान दिखाने के लिए क्या दे दिया, दान दे दिया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि याद आई कि अरे मैंने तो दान गलत दे दिया। तो ये कितने हो गए, 7। आगे चलें। ये कैटेगरी में रखा गया क्योंकि इनका दंड का निर्धारण भी इसी श्रेणी में किया जाएगा, इस प्रकार से ही किया जाएगा जिससे कि इनकी दंड की मात्रा का निर्धारण हो सके। क्रय विक्रय से संबंधित विवाद, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, सीमा संबंधी विवाद, बॉर्डर से संबंधित है ना, धन, भूमि और संपत्ति के विभाजन संबंधी विवाद, जुआ, शराब, पशु पक्षियों पर बाजी लगाना, शर्त लगाते हैं ना वो, स्त्री पुरुष के विवाह संबंधी दायित्वों का निर्वहन, विवाह संबंधी दायित्वों का निर्वहन, ठीक है। स्त्री के पर पुरुष संबंधों, कितने हो गए, 15 हो गए। आगे देखें, कितने हो गए, 15। यही लिख देते हैं, फिर ध्यान कर लेंगे। डाका, चोरी और स्वामी और सेवक के मध्य विवाद, स्वामी और सेवक के मध्य विवाद, ये तो आप जानते हैं। वाक पारुष्य यानी बोलकर मानहानि वाले मामले, और दंड पारुष्य का मतलब चोट पहुंचाना, शारीरिक चोट पहुंचाना। ये तो कैसी चोट हो गई, मानसिक, और ये कैसी हो गई, शारीरिक चोट। तो बाकी चीज़ें ऐसी है नहीं जो आपको बतानी पड़े,
1 से लेकर 18 तक। ठीक है। डाका और चोरी में, चोरी फिर भी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन डाका अत्यधिक हानिकारक या बहुत ज़्यादा असामाजिक प्रकृति का अपराध माना जाता है, तो इनके दंडों का भी निर्धारण किया जाएगा। ठीक है। आगे देखें आप, ये सारे बड़े अपराधों का एक वर्गीकरण किया गया है, श्रेणी 6 रखा गया है। इसके अंतर्गत और अपराध हो सकते हैं, बिना स्वामित्व के विक्रय क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया, तो अलग अलग प्रकार के दंड। वेतन पूरा नहीं दिया, आधा दिया, वेतन काट लिया, अभी भी तो 30% वेतन कटा है। लोकसभा के जो लोकसभा राज्यसभा में जो कैंडिडेट है उनके 30% सैलरी काटे जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, तो अब वो पॉजिटिव वे में काटा गया है, तो उसको पॉजिटिव वे के आधार पर ही अप्रिशिएट किया जाएगा और उसको उसी प्रकार से काम करने योग्य बनाया जाएगा। तो आप देखिए अपराध हैं, अब आगे इनके अपराधों के आधार पर इनके दंडों का भी निर्धारण करेंगे। तो ये जो प्रकार हमारा हो गया, इसके अंतर्गत हमने देखा कि 18 श्रेणियां हमने रखी हैं किसकी, अपराध की, वर्गीकरण कर दिया उनका। और अब आगे हम देखने वाले हैं कि न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगला जो हमारा चौथा बिंदु है, ये श्रेणी से करने का आधार इतना ही था कि न्यायाधीशों के लिए कार्य करने में थोड़ी आसानी रहे, और उस आसानी के आधार पर वर्गीकरण कर दिया गया और अपराधी को भी पता रहे कि मैं किस प्रकार का अपराध कर रहा हूँ। तो हमारे अगला जो बिंदु है वो है न्यायाधीशों की योग्यताएं। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज़ है न्यायाधीशों के लिए, वह है कुछ विशिष्ट योग्यताओं का पालन करना वाला होना चाहिए। तो इसका चुनाव कौन करेगा न्यायाधीशों का? ब्राह्मण तथा अन्य विद्वान मंत्रियों के द्वारा। विद्वान व्यक्तियों के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। हो सकेगी। ठीक है। कौन बनेगा? कौन बनेगा न्यायाधीश? इसकी बात करें हम, पहले न्यायाधीश होगा कौन? ब्राह्मण। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में वैश्य और क्षत्रिय को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, परंतु शूद्र कभी भी न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। शूद्र न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जहाँ शूद्र न्यायाधीश बनते हैं तो मनु का ऐसा मानना है कि वह राष्ट्र पतन की ओर जाता है, यानी उसका पतन अति शीघ्र हो जाता है। ऐसा कहते हैं कौन? मनु।
अब जो योग्यताएं हैं वो न्यायाधीश बनने के लिए, आप देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, वही वर्णवादी व्यवस्था है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है मनु का जो विचार है यहाँ पर। योग्यताएं, योग्यताओं में जो सबसे पहली योग्यता है वो है वेद व उपनिषद का ज्ञाता हो। ठीक है। राष्ट्र में प्रचलित रूढ़ियों व परंपराओं की भी जानकारी रखता हो। रूढ़ियों व परंपराओं की जानकारी रखता हो। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि संपूर्ण राष्ट्र में, एक विशाल राष्ट्र की जब आप कल्पना करते हैं तो वहाँ पर एक जैसी आस्था किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या परंपरा विशेष के लिए हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। वर्तमान भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी रूढ़ियों और परंपराओं को कानूनन महत्व दिया जाता है। यानी कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि रूढ़ियों को कानून पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसका कारण यही है कि वहाँ पर वो परंपरा या कानून की तरह कई सदियों से पालन की जाती रही है, तो आप उसको एकदम से या वर्तमान समय में उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। आगे देखें आप, वह इंगित, चेष्टा आदि से व्यक्ति के व्यवहार का आकलन कर सके। व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करने की क्षमता रखता हो। वह पूर्णतः निर्विवादित व्यक्ति हो, यानी किसी तरह का कोई विवाद उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट नहीं चल रहा। ऐसे व्यक्ति भी क्या बनने के योग्य होते हैं? न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। शुद्ध अंतःकरण और पक्षपात रहित व्यवहार करने वाला हो। वे ऊपर जो दो विशेषताएं लिखी हैं वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। वे नियमों के निर्धारण में आवश्यक हैं। उसके बाद ये राष्ट्र विशेष के संदर्भ में जो जानकारी उसके पास होनी चाहिए उसकी बात कर रहे हैं हम। वेद, उपनिषद, स्मृति, वेदांग इनकी जानकारी हो। इंगित, चेष्टा चारित्रिक रूप से मजबूत हो, सत्यनिष्ठ हो, न्याय में निष्ठा रखता हो। तो ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अच्छे जज निर्वाचित हो सकते हैं, या ऐसे व्यक्तियों को जज बनाया जाना चाहिए। कौन बनेगा? ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण नहीं होगा तो उसकी अनुपस्थिति में वैश्य और क्षत्रिय बन सकता है, लेकिन कौन नहीं बनेगा? शूद्र को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शूद्र के द्वारा न्याय व्यवस्था में दोष उत्पन्न हो जाते हैं और उसके कारण वह राष्ट्र क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। आगे चले, दंड व अपराध का वर्गीकरण।
दंड व अपराध का वर्गीकरण। आप देखिए अपराध क्या होता है मनु के अनुसार। ठीक है, ये तो हो गया अपराध। फिर अपराधी कौन है? ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति, या हम यहाँ लिख दें समाज के द्वारा निर्धारित विधियों के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपराधी। अपराधी कहलाएगा जो व्यक्ति इस जो निर्धारित जो आचरण है उस आचरण के विरुद्ध आचरण करता है। तो आगे चलें। अब अपराध क्या हो गया? ये हो गया। अब दंड क्या होता है वो देखें। समाज के द्वारा निर्धारित विधि के विरुद्ध किया गया ऐसा आचरण, ठीक है, और उस आचरण से समाज की सुरक्षा करने, समाज की सुरक्षा व अपराधी को अपराध मुक्त करने हेतु उसी अनुपात में किया गया दंडनीय व्यवहार दंड कहलाता है। यानी जिस अनुपात में उसने अपराध किया है उसी अनुपात में जब उसे दंड दिया जाएगा या उसके साथ कोई कठोर व्यवहार किया जाएगा, उस कठोर व्यवहार को ही क्या कह रहे हैं हम? दंड कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें अपराध तो क्या हो गया? समाज के द्वारा निर्धारित आचरण संबंधी जो नियम या विधि निर्धारित की गई है उस विधि के विरोध में किया गया जो व्यवहार है वो व्यवहार क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। निर्धारित विधि के विरोध में आचरण जो है वो क्या कहलाएगा? अपराध। और ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अपराधी। ठीक है, और दंड क्या हो गया फिर? जिस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस के अनुपात में और उस अपराधी को उस अपराध बोध से मुक्त कराने के लिए जो व्यवहार किया गया है दंडनीय, उस दंडनीय व्यवहार को ही क्या कह दिया हमने? दंड कह दिया। ठीक है, या उस कठोर व्यवहार को ही, या कठोर भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? दंड कहलाता है। अब इस बात में एक बात का और ध्यान रखें, प्रथम बार यानी
अज्ञानतावश किया गया अपराध। अपराध दोबारा या जानबूझकर किए गए अपराध की तुलना में। देखो कितनी वैज्ञानिक बात है। पहली बार अगर आप अपराध करेंगे तो दंड उतना कठोर नहीं होगा जितना कि होना चाहिए सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन अगर आप दोबारा वही दंड अपराध करेंगे तो आपके दंड की मात्रा में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी उसकी गुरुता बढ़ती जाएगी। ये एक लॉजिकल बात है। जितना बड़ा अपराध होगा सामान्यतः उतना बड़ा दंड होना चाहिए। लेकिन पहली बार क्या किया जाएगा, आपको माफ़ भी किया जा सकता है या दंड की मात्रा क्या रखी जा सकती है, कम भी रखी जा सकती है। लेकिन अगर आप बार बार उसका रिपीटेशन करेंगे, क्योंकि पहली बार अपराध करने पर व्यक्ति अपराधी नहीं माना जा सकता, स्वभाव से अपराधी नहीं, कई बार परिस्थितियों के कारण भी अपराध हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसे दोबारा उसको रिपीट कर रहे हैं, जानबूझकर कोई अपराध कर रहे हैं, तो आप अपराधी माने जाएंगे, बड़े अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप। यानी पहली बार जो अपराध होगा उसकी सजा कम होगी दूसरी बार किए गए अपराध की तुलना में। आगे चलें। देखो दंड का निर्धारण करने के लिए, यह अपराध हो गया। अब दंड का निर्धारण करने के लिए मनु ने या मनु के आधार से या मनु के द्वारा क्या किया गया है, मनु के द्वारा वर्ण के अनुसार दंड का निर्धारण किया गया। जैसे कि ब्राह्मण को वध दंड नहीं दिया जाएगा या वध दंड के रूप में ब्राह्मण को केश छीन कर गंजा कर दिया जाता था और देश से निकल जाने का आदेश दिया जाता था। जबकि किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति को अगर वध दंड मिला है तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, सामान्य सी बात है। यानी गो और ब्राह्मण दोनों अवध्य माने गए थे मनु के अनुसार। तो पहला आधार तो ये हो गया। और दूसरी बात ये रखी गई कि दंड की मात्रा भी वर्णानुसार क्या होती जा रही है, बढ़ती और घटती जा रही है। जैसे किसी आर्थिक अपराध या चोरी के लिए, तो चोरी के लिए जो निम्नतम वर्ण है शूद्र, उसको 8 गुना मूल्य या पर्ण से दंडित किया जाएगा। वैश्य को 16 गुना और क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है। वहीं पर चोरी के अलावा अगर सामान्य मनुष्य ने 1 पर्ण का दंड लगा है तो वहीं उसी सामान्य अपराध के लिए राजा पर 1000 पर्ण का टैक्स लगाया और दंड लगाया जाएगा, आर्थिक दंड। यानी 1000 गुना दंड की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। किसके लिए, शासक के लिए, क्योंकि शासक खुद एक नीति नियंता है, दंड का निर्धारण करने वाला व्यक्ति है। तो उसके लिए इस प्रकार का दंड निर्धारित किया गया। ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को यदि किसी वर्ण ने कटु शब्द बोले हैं तो वहाँ पर आप देखिए वैश्य के ऊपर 100 पर्ण, 200 पर्ण और क्षत्रिय के ऊपर 100 पर्ण का दंड लगाया जाएगा, जबकि क्षत्रिय को शारीरिक दंड दिया जाएगा। गाली निकाल दी मतलब और कठोर वर्ड अगर कहे हैं तो वहाँ पर 12 पर्ण, 25 पर्ण, 50 पर्ण का दंड लगाया जाए, जबकि शूद्र की जीभ काट ली जाएगी। इस प्रकार ये जो दंडों का विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, ये कठोर होने के साथ साथ वर्ण के अनुसार भी विभाजित है, यानी वर्णगत भेदभाव भी उसमें किए जाते हैं। आज वर्तमान में इस प्रकार का न्याय के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया या जातिगत आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया।
ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि दंड क्या है, अपराधी कौन है, अपराध क्या है और दंड के बारे में मनु के क्या विचार हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें, अब यहाँ पर दंड के प्रकार बताए गए। दंड के प्रकार, ठीक है। तो पहला दंड का प्रकार है वाक दंड, दिग्दंड, अर्थदंड, अर्थदंड पनिशमेंट, और फिर है भौतिक दंड। हर वर्ण के अनुसार हर वर्ण के व्यक्ति को ये 4 प्रकार के दंड भोगने पड़ते हैं। जैसे वो 18 श्रेणी थी, उन 18 श्रेणियों में जिस तरह का अपराध होता है। वाक दंड का मतलब क्या हो गया, वचनों के माध्यम से। यहाँ पर क्या हो गया, कटु दंड, कटु वचनों के, धिक्कारना, चौराहे पे खड़ा करके आलोचना करना, बहुत कठोर कठोर गालियाँ निकालना। यहाँ पर तो कठोर शब्द, ठीक है। आप समझते होंगे कि शब्दों की जब मर्यादा छूट जाती है या मर्यादा के अंदर रहकर जब किसी की आलोचना की जाती है, तब तो कैसा दंड हो गया, वाक दंड। और जब वह शब्द अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं तो वह कौन से दंड में आएगा, धिक्कारना, धिक दंड में। अर्थदंड आपको पता है ही, फाइन लगाना। पैसे या मुद्रा या पर्ण का जो टैक्स होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अर्थदंड के अंतर्गत। और भौतिक दंड का मतलब है शारीरिक दंड देना। शारीरिक दंड को क्या कहते हैं, भौतिक दंड। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के दंड हैं मनु के अनुसार या मनु स्मृति के अनुसार। अब इनका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मैं बता रहा था अभी, अपराध का गुण दोष निर्धारित करने के बाद, यानी उसकी जांच परख करने के बाद, चोरी जैसे अपराध के लिए शूद्र 8 गुना, वैश्य 16 गुना, क्षत्रिय 32 गुना और ब्राह्मण 64 गुना दोषी पाया जाएगा। और दंड की मात्रा भी उत्तरोत्तर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये वर्ण के अनुसार दंड का क्या किया जा रहा है, निर्धारण या उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। वर्णानुसार उत्तरोत्तर वृद्धि क्या हो रही है, जैसे जैसे वर्ण ऊपर की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे दंड की मात्रा भी क्या होती जा रही है, देखो बढ़ती जा रही है। किस अपराध का एग्जाम्पल दे रहे हैं अपन, चोरी जैसे अपराध का। चोरी जैसे अपराध में इस तरह का करने पर आपको इस तरह का दंड देना पड़ता है। जिस अपराध के लिए यही मनु के अनुसार ही सामान्य आदमी एक पर्ण का दोषी होगा या एक पर्ण का आर्थिक दंड लगाया जाएगा अगर उस पर, तो राजा या शासक पर उसी अपराध के लिए 1000 पर्ण का दंड लगाया जाएगा। 1000 पर्ण का दंड लगाया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि अब आप ऐसा मानते हैं, क्या ये नीतियां गलत है क्या, शासक के प्रति हमेशा दंड कठोर होना चाहिए। आज हमारे आधुनिक समय में तो क्या कर दिया गया है, राजा को और राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको दंड से मुक्त रखा गया है जब तक वो पद पर बने रहते हैं। खासकर पद के दायित्व के निर्वहन में जो अपराध हो जाता है या कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए तो बिल्कुल मुक्त है राष्ट्रपति और राज्यपाल। जबकि उस समय में कैसा था, राजा पर दंड की मात्रा क्या होती जा रही है, 1000 गुना बढ़ गई है।
यहाँ भी 32 गुना मिल रहा है क्षत्रिय को, शासक को। देखिए आप, ये वर्ण के अनुसार है, ये पद के अनुसार है। पद के अनुसार भी जो दंड है उसकी मात्रा सामान्य व्यक्ति की तुलना में क्या होती है, अत्यधिक कठोर या ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही कि अगर ब्राह्मण को अगर कोई व्यक्ति गाली निकालता है तो उस शूद्र वर्ण का अगर व्यक्ति है तो उसकी जबान काट दी जाती है, यानी भौतिक दंड। ठीक है। और यदि अन्य वर्ण के लोग आपस में एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आपस में, या ब्राह्मण ब्राह्मण को, तो इस प्रकार का दंड नहीं लगेगा, मतलब भौतिक दंड नहीं होगा। वहाँ पर सिर्फ 12 पण का दंड दिया जाएगा, यानी भौतिक दंड न देकर आर्थिक दंड दिया जाएगा। कितना? 12 पण का। लेकिन अगर शूद्र अगर किसी ऊपर वाली कास्ट के व्यक्ति को कह देगा कुछ, खासकर ब्राह्मण को, तो उसकी जीभ खींच ली जाएगी या काट ली जाएगी। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसे मृत्युदंड मिलने की दशा में देश निकाला दे दिया जाएगा, उसे मारा नहीं जाएगा। जबकि अन्य कास्ट के जो व्यक्ति हैं और अन्य वर्ण के जो व्यक्ति हैं उन्हें वध दंड मिलने का मतलब उनकी डेथ होगी, उनकी जान ले ली जाएगी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मनु की दंड व्यवस्था में, यहां लिख देता हूं मैं, मनु की दंड व्यवस्था में ध्यान रखा जाएगा किसका, कि वह व्यक्ति किस पद पर है, किस वर्ण का है। दंड का निर्धारण करते समय अपराध की प्रकृति, पुनरावृत्ति, वर्ण, परिस्थिति, मात्रा आदि का ध्यान रखकर किया जाता है। यानी मुंह देखकर तिलक लगाने वाली बात है ये। मुंह देखकर क्या लगाना है यहाँ? तिलक। मुंह देखकर तिलक लगाया जाना, तो ये कैसी हो गई फिर? पूर्वाग्रह पर आधारित। यानी शूद्रों के प्रति अत्यंत कठोर। पूरी न्यायिक व्यवस्था में भी इस तरह का विभाजन रहा है इनके साथ। एक दो एग्जाम्पल हैं जहां जैसे ये अपराध और ये उसका दंड। एक दो याद कर लें ताकि आपको फायदेमंद रहे। जैसे अधिक मूल्य पर विक्रय करना, अधिक मूल्य पर वस्तु विक्रय की, तो मध्यम साहस 250 पण। साहस चोरी को कह रहे हैं। साहस किसको कह रहे हैं? जो भी आप गलत काम कर रहे हैं उसको साहस का नाम दिया है इन्होंने। और उत्तम साहस
500 पौंड का जुर्माना लगेगा। संपत्ति चोरी कर ली, संपत्ति चोरी में संपत्ति का 11 गुना मूल्य लिया जाएगा, 11 गुना मूल्य, या हाथ काट दिया जाना। ठीक है। इसके अलावा अर्थदंड, अगर हेलो, हाँ मनोज, हाँ बताओ। हाँ ठीक है। इसके आगे चलते हैं। कपटपूर्ण व्यवहार, कपटपूर्ण विक्रय। तो इसका मतलब जो वस्तु है उसके बराबर का मूल्य, वस्तु के बराबर मूल्य लिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के अपराध हैं और इस तरह के उनके दंड हैं। ठीक है। डकैती में वध दंड भी है और अर्थदंड भी है। डकैती हमने लिखी थी आगे। डकैती में क्या क्या होगा? अर्थदंड यानी फाइन लगाया जाएगा, अर्थदंड और वध दंड, जान भी ली जा सकती है आपको। इस तरह का ये वर्गीकरण है। बलात्कार हो गया तो अर्थदंड, वध दंड, संपत्ति हरण। ये इनके एग्जाम्पल हैं, आप ध्यान रखें, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया था मनु के द्वारा। शारीरिक अपराधों में अर्थदंड भी है, वध दंड भी है, ठीक है, दोनों हैं। बलात्कार कर दिया जाए या शरीर को चोट पहुंचा दी जाए या किसी भी अन्य प्रकार का कोई अपराध हो, ऐसा। अब देखो, अब हमारा लास्ट जो बिंदु है इसका, वो है न्यायिक प्रक्रिया। देखते हैं उसको। ये हमारे दंड की अवधारणा का भी तीसरा पक्ष है। ठीक है। अब देखो, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले इसका अर्थ क्या हो गया? दावे या प्रकरण के निर्धारण की प्रक्रिया को मनु ने, मैंने पहले ही बताया था, कौन सा शब्द दिया यहाँ पर? व्यवहार। क्या कहा गया? मुकदमों के लिए कौन सा शब्द है? व्यवहार कहा है। क्या कहा है यहाँ पर? व्यवहार। तो आप आगे देखें, इस व्यवहार का निर्धारण, मैंने कहा चोरी को क्या कहा गया है? साहस। जो भी आप अपराध करते हैं उसको क्या कह रहे हैं? कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके लिए? साहस। और इन न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जा रहा है? व्यवहार।
और इस व्यवहार के द्वारा अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाता है। व्यवहार के द्वारा अंतिम निर्णय तक पहुंचा जा रहा है। अंतिम निर्णय तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कह रहे हैं, छोटा है तो मैं दोबारा लिख देता हूं, आपको दिखता नहीं होगा। मेरी तरह आपकी नज़र भी थोड़ी सी क्या है, कमज़ोर हो जाती है। अंतिम निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को भी व्यवहार कहा गया है। व्यवहार कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, व्यवहार। तो आप देखें अब न्यायाधीश क्या करेगा। अब यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है न्यायाधीश क्या करते हैं। न्यायाधीश यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्धारण करेगा, साक्ष्य पक्ष विपक्ष, साक्षी, साक्ष्य, इन चारों पक्षों को सुनकर संतुलित करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इनको सुनकर अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा कौन, न्यायाधीश। तो न्यायाधीश के लिए आवश्यक है कि वह इनके आचरण, व्यवहार, मनोदशा, इनके कहे गए कथनों का ध्यान करते हुए अपने निर्णय को पूरी तरह से पक्षपात रहित निरपेक्ष निर्णय के रूप में प्रस्तुत करे। किसी भी पक्ष के तथ्यों और जानकारियों को भावनाओं में बहकर या किसी प्रकार से निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत पालन नहीं करे, यानी कहे गए कथनों को साक्ष्य और साक्षी की कसौटी के आधार पर कसने के बाद ही वह किसी प्रकार की धारणा विकसित करे और उस धारणा के आधार पर अंत में अपना निर्णय प्रस्तुत करे। इसके लिए एक और ध्यान रखना है कि न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नाबालिगों के हितों की भी न्यायालय के द्वारा रक्षा की जानी चाहिए। साक्षी को कसने के लिए शपथ किसका सहारा लेगा, शपथ का। देखो बहुत सारी बातें, इसलिए शपथ ली जाएगी, शपथ लेने के आधार पर उसको कंफर्म किया जाएगा कि वह किसी भी प्रकार से किसी पक्ष या विपक्ष के विषय में कोई अनावश्यक या झूठी जानकारी या साक्ष्य तो नहीं दे रहा है। नाबालिगों के संदर्भ में न्यायालय द्वारा थोड़ा कोमल पक्ष या विषय रखा जाता है और उसी के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। तो मुख्यतः बात इतनी है कि न्यायिक जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय के द्वारा इन तत्वों के द्वारा दावे और प्रकरण का अंतिम निर्णय किया जाता है और न्यायाधीश से अपेक्षा है कि वह सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक अपेक्षा की गई है कि वह साक्षी के व्यवहार, मनोदशा, चेष्टा, इंगित, कथनों
आदि का गहन व सूक्ष्म विश्लेषण करें। सूक्ष्म विश्लेषण कर निर्णय देवे। ठीक है, इस तरह का काम करें और अपने दायित्वों का निर्वहन करें, इनका परीक्षण करें और फिर अपना अंतिम डिसीजन दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने मनु की न्याय और दंड व्यवस्था का अध्ययन किया। यह न्याय और जो दंड व्यवस्था है वह आज भी इसी प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है ताकि वह अपने आधार पर कार्य कर सके। इसके लिए मनु ने भी अपराधियों को भी बचाव का पूरा मौका देने का समर्थन किया था। ठीक है, और उस समर्थन के आधार पर ही मनु संहिता का कॉडिफिकेशन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा भी। ठीक है, मनु संहिता या मनुस्मृति का क्या किया गया? कॉडिफिकेशन किया गया। अब हमारे पास एक रह रही है प्रशासनिक व्यवस्था, और उस प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रशासन का भी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासक को माना गया है, राजा को माना गया है। तो उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे शासक की, शासक के गुणों की, शासक के क्या दायित्व हैं, शासक की क्या दिनचर्या रहती है। मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत नियुक्त होने वाले मंत्रियों की क्या योग्यताएं हैं और उनके दायित्व क्या हैं। और उसके बाद शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर के प्रशासनों की चर्चा करेंगे, और उस चर्चा के बाद हमारा ये टॉपिक जो है उसमें थोड़ी बहुत कर व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जिससे ये हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। तो आप अपने भी नोट्स बनाएं और जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो चीज़, उसको इम्प्रूव करें, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें और शॉर्ट नोट और रखें। जैसे मैंने फर्स्ट डे मनु के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो आप इनको इन पॉइंटों के साथ ये पॉइंट लिख कर आप इसकी एक आउटलाइन तैयार कर लें। और उस आउटलाइन का क्या फ़ायदा रहेगा कि एक तो आपको जब पाठ पढ़ने से पूर्व आप उसको याद कर लेंगे तो आप इजी वे में याद कर पाएंगे। ठीक है, जब आप डिटेल में जाएंगे तो उससे पहले आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, तो आपको फ़ायदेमंद रहेंगे, ताकि जब आप एग्ज़ाम आएंगे तब भी आप उसको रिपीट करने के लिए ईजी वे में रहेगा। और जब आप इसकी आउटलाइन तैयार करें तो उसके आगे संख्याएं भी लिख लें, जो शब्द आपके काम के हैं, 1+3, और सर्वोच्च न्याय शक्ति किसमें आ जाए, और कितने आधार रहते हैं, उन आधारों का विश्लेषण कर लें। कितने होने चाहिए न्यायाधीशों की योग्यताओं में हमने लिखा कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय, क्षत्रिय भी नहीं है तो वैश्य, तीनों ही नहीं है तो फिर होना ही नहीं चाहिए न्यायाधीश, क्योंकि अगर चौथी स्थिति में बनेगा तो वह न्याय व्यवस्था को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये ध्यान रखें, इस पार्ट को आप रिवाइज कर लें। ये ध्यान रखें, साक्षी और साक्ष्य के संदर्भ में कौन से भाग में, या मैं कह दूं साक्षियों की परीक्षा के संदर्भ में मैंने पहले ही बताया था, कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर है 8वां। तो ये कहाँ आएगा? 8वें अध्याय में। संख्याएं याद करने के लिए कह रखी है मैंने आपको, वे संख्याएं याद कर लें। चेष्टा बताई रखा है, इंगित बता रखा है। तो आज आपका टॉपिक पूरा हुआ, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।